डूइंग ग्रेट। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो इसमें पोर्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं और आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के ऑप्शन जो इसमें कोर्स दे रखा है वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको मैं ये सजेशन दूंगा। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इजीली पढ़ सकते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए आप कुछ एडवांस नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जो इसमें ये टॉपिक दे रखा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अगर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए और उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मैट्रिसेस की, तो तभी आप उस टॉपिक पे कमांड ला सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि अगर आप लीनियर अलजेब्रा आपको आती नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है, तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आप वो टॉपिक स्किप करिए। और बाकी जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस है। जैसे कि कोची रीमान इक्वेशन जो है वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप हो सकता है। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। लॉरेंट सीरीज, पावर सीरीज, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको इतनी मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो कोर्स तो हम पूरा कवर करेंगे मैथमेटिक्स का भी। यहां से यहां से पूरा कोर्स तो पूरा कवर करेंगे अपन। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, तो आप ये टॉपिक जो मैंने मेंशन किया है ये वाला, आप ये स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोची रीमान इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आपने अगर रियल एनालिसिस पढ़ी नहीं है तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये दिक्कत आएगी कि एनालिटिक फंक्शंस समझने में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि देखो, आप रियल एनालिसिस में 11th-12th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो डिफरेंशियबिलिटी का सिमिलरली कॉन्सेप्ट हम जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसको एनालिटिक फंक्शंस बोलते हैं। जिसको एक फंक्शन डिफरेंशियबल है रियल लाइन के ऊपर, जो कार्टेशियन प्लेन में अगर डिफरेंशियबल है, तो वही फंक्शन अगर सिमिलरली कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंट्रोड्यूस कराऊं, फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशियबल होता है उसे मैं एनालिटिक फंक्शन बोलता हूं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं हम, जो काफी हेल्पफुल होगा हमें आगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको z से डिनोट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब y जो होता है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है और x जो होता है ये इसका रियल पार्ट होता है। अभी आयोटा है, इसकी वैल्यू होती है रूट में -1। अब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन कंसीडर कीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, यानी कि ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका स्क्वायर करने पे मुझे नेगेटिव मिल जाए। तो रियल लाइन पे तो एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे नेगेटिव मिल जाए। ठीक है, बट अगर मैं यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन शुरू हुआ, यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोर्न होना शुरू हुए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे पॉसिबिलिटी वो आपको नेगेटिव नंबर भी देता है। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है तो एक्स इज इक्वल टू रूट में 1, इसको आयोटा नाम दिया हमने। तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1। तो एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे -1 मिल रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली रियल नंबर लाइन को हम, जैसे कोई फंक्शन होता है तो उसको कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करते हैं। यहाँ x होता है, यहाँ y एक्सिस होता है। ठीक है, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स प्लेन को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक पिक्टोरियल व्यू देने के लिए हम उसको प्लेन बनाया है जिसका नाम दिया गया है आर्गन प्लेन। ठीक है, तो ये आर्गन प्लेन होता है। यहां पे ये वाला एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस होता है, और ये वाला एक्सिस होता है, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, एग्जाम्पल लिया जाए, x इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको आर्गन प्लेन में नोटेशन करना है। तो रियल पार्ट क्या है इसका 3 है, तो यहां ये 3 जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 है, तो यहां ये एक्सिस पर 2 जाएगा। तो 3, इस तरीके से डिनोट होगा। ठीक है, तो ये था आर्गन प्लेन के बारे में। ठीक है, इसके आर्गुमेंट वगैरह वो भी होते हैं, बट वो आपके कोर्स में मतलब पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है। आपके सीधा कोर्स में मेंशन है एनालिटिक फंक्शंस, तो हम सीधा उसी पे बात करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी हो तो वहां पे डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, राइट। डिफरेंशियबिलिटी,
सिमिलरली वो कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है, वो होता है एनालिटिसिटी। मतलब कि एनालिटिक फंक्शंस कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंशिएबल होते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, उस डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओवरव्यू देख लेते हैं हम, सबसे पहले रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई आपको ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कराया था, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लेते हैं, z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। अब इन दोनों का एडिशन कैसे होगा, z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो रियल पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट से ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट से ही ऐड होता है, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ऐसे ऐड करते हैं, जैसे एग्जांपल लिया जाए 3 प्लस 2 आयोटा और 4 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, ऐसे आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनको ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला, रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5 आयोटा, तो ये 7 प्लस 5 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए आप z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1, ये z2 मान लीजिए c प्लस आयोटा डी। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस बी डी। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। देखो, क्योंकि जब आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, -1। तो यहां पे सारी वैल्यूज लिख देता हूं मैं। तो आई की वैल्यू होती है √-1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। आई की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होल स्क्वायर करेंगे आप इसका, तो 4 हो जाएगा, आई की पावर 4 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए। और डिवाइड करने पे आप ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होना पता जरूरी है, बट वो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा और हम डीप में चले जाएंगे, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हम इसको मैं स्किप कर रहा हूं, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है उसी पे बाहर हूं मैं सीधा, ज्यादा डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे। अब मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वहां आप पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, देखिए अब रियल फंक्शंस क्या होता है, मैं आपको फंक्शंस की डेफिनेशन बताता हूं। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। मतलब फंक्शंस में आप कुछ नंबर डालोगे और कुछ बाहर कुछ नंबर निकाल के देगा, ठीक है। मे बी उस नंबर का स्क्वायर कर दे, मे बी उस नंबर में ऐड कर दे, वो फंक्शंस का काम होता है। एग्जांपल, अगर रियल नंबर लाइन के फंक्शंस पढ़े जाए, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन दिया, ये कोई डिवाइस है, यू कैन कंसिडर इट्स एन डिवाइस। अब ये क्या कर रहा है, आप इसमें एक्स कोई नंबर डाल रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहा है, तो एफ ऑफ 2 को क्या कर देगा, एफ ऑफ 4 देगा, एफ ऑफ -1 क्या करेगा, इसको 1 पे कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन आप ये समझ लीजिए, फंक्शन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसमें आप कुछ इनपुट डालोगे, वो कुछ आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। तो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, यहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होता है, रियल फंक्शंस क्या होता है, आप उसमें कुछ रियल नंबर डालेंगे, वो कुछ कुछ रियल नंबर आउटपुट देगा, जैसे अभी हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़ा। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वो टाइप के फंक्शंस होते हैं, अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डालोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, फंक्शंस फ्रॉम सी टू सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1। अब ये क्या कर रहा है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर डालो, उसके रियल पार्ट में वो 1 ऐड कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है 1 का, तो रियल पार्ट में 1 ऐड कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। अब सिमिलरली पॉइंट पे आता हूं मैं, एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है। देखिए, रियल एनालिसिस में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है, उनको हम रियल नंबर लाइन में अलग से डेफिनेशन चेक करते हैं। अब ऐसे फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो जाए, उन्हें बोलते हैं एनालिटिक फंक्शंस, ठीक है। तो एग्जांपल लिया जाए एनालिटिक फंक्शंस का, ठीक है, ठीक है।
डेफिनेशन मैंने बताई दी, एनालिटिक फंक्शंस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दैट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट विद इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शंस। जिसके ऐसे एग्जांपल लिया जाए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू ई टू पावर जेड, ये एक एनालिटिक फंक्शन होता है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को तो पता है ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक फंक्शंस है, बट आपको कैसे पता चलेगा फंक्शंस एनालिटिक फंक्शंस है? देखिए रियल एनालिसिस में जब हम चेक करते थे ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम डेफिनेशन से चेक करते थे। और डेफिनेशन क्या होती थी? लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये इसकी रियल एनालिसिस की डेफिनेशन होती थी। वहां पे हम क्या करते थे, ये फंक्शंस में अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती तो हम ये फंक्शंस को बोलते थे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। बट कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है? तो इसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन इसको फुलफिल करनी होगी। अगर एक फंक्शन ये कंडीशंस फुलफिल करता है तो हम ये बोलेंगे फंक्शन जो है ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। वो फंक्शन क्या है? वो जो फंक्शन है वो कंडीशंस क्या है? वही कंडीशंस है कॉची-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शंस। आई होप आपको एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्लियर हुई है। देखिए एनालिटिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो जाए। आप इतना ध्यान रख लीजिए, बस ज्यादा डिटेल में मत जाइए। ठीक है, ऐसे फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एनालिटिक फंक्शंस। अब कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है? कॉची-रीमान इक्वेशन ऐसी कंडीशंस है, अगर ये फंक्शन को एनालिटिक होना पड़ेगा, एनालिटिक है तो ये फंक्शंस कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यही कंडीशन होती है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ये फंक्शन को कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। अगर ये कॉची-रीमान को इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो गारंटी नहीं है ये फंक्शन एनालिटिक है, बट अगर नहीं कर रहा है तो ये एनालिटिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कॉची-रीमान इक्वेशंस क्या है, क्या कहती हैं? यू ऑफ, अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं मैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कोई भी फंक्शंस को आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है तो आपको एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और आयोटा वाला जो पोर्शन होगा वो उसका रियल पार्ट, वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और यू एक्स वाई होगा वो उसका रियल पार्ट होगा विदाउट आयोटा वाला। ठीक है, अब कॉची-रीमान इक्वेशन क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन को एनालिटिक होना तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यू एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा उसकी फॉर्म में लिख देता हूं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन को बोलते हैं सीआर इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, यानी कि आप कोई भी फंक्शन उसको डिफरेंशिएबल होना है तो एनालिटिक होना है तो ये फंक्शन को ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। ठीक है, तो एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया, एग्जाम में कोई फंक्शन आएगा और आपको चेक करना है फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन दे दिया, तो मैंने क्या बोला, कोई भी फंक्शन दे रखा है उसमें आप एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करो। तो जेड की जगह क्या आप लिखोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां पे तो जेड ही दे रखा है तो मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा। अब वो इक्वेशन देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है? जो बिना आयोटा वाला है, दैट इज एक्स। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जो आयोटा के साथ है, वाई। तो यू एक्स वाई की वैल्यू होगी एक्स, वी एक्स वाई की वैल्यू होगी वाई। अब यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए, यू एक्स की वैल्यू 1 है, और यू वाई की वैल्यू 0 है, और वी एक्स की वैल्यू 0 है, और वी वाई की वैल्यू 1 है। अब देखिए यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई आ रहा है, और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स भी सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों तरफ ये तो तरफ इक्वल 1 है और ये 0 0 दे रहा है, तो ये कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब देखिए मैंने बोला आपको कि कोई फंक्शन, अगर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तो एक उसको कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही होगा। अगर कोई फंक्शन कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो भी हो सकता है कि वो एनालिटिक ना हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है? देखिए, लेट फंक्शन फ्रॉम सी टू सी बी ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, then f is said to be analytic if, फर्स्ट कंडीशन है इसकी, f satisfy CR equation, that is Cauchy-Riemann equation. Second, partial derivatives of f with respect to x and y are continuous. ठीक है,
तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूस। ठीक है, दो कंडीशंस के अगर आप एक फंक्शंस को दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शंस हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, सीआर इक्वेशन, और दूसरी कंडीशन क्या है, इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की अगर कंटिन्यूस आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ कोची रीमान इक्वेशन ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कोची रीमान इक्वेशंस के क्वेश्चन जो सीएसआई या नेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोची रीमान इक्वेशन एक फर्स्ट माइलस्टोन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगले लेक्चर में हम यही कंटिन्यू करेंगे, उससे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, डायरेक्टली चेक करना होता है, तो आप क्या शॉर्टकट लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स।